मध्यकालीन भारत में हम देख लेते हैं। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? अरबों ने किया था। और किसके नेतृत्व में किए थे? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किए थे। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। तो इन्होंने आक्रमण कब किया था? 712 में किया था। और किस पर विजयी हुए थे? ये सिंध पर विजयी हुए थे। अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। तो अरब आक्रमण जब हो रहा था तो उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो भारत का धन दौलत है उसे लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसमें पहला शासक आता है महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नाम के एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो सबसे पहले गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। और ये कौन सरदार था? तुर्क सरदार था। अल्पतगीन क्या था? तुर्क था। और इसने गजनी साम्राज्य की नींव रखी, साम्राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितगीन ने शासन किया। तो अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गजनी में पीरितगीन ने शासन किया। और इसका शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था, जब अल्पतगीन ने किया था प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। यहाँ जब पहला तुर्क आक्रमण था तो उस समय पंजाब का शासक कौन था? तो शाही वंश चल रहा था। शाही वंश का शासक जयपाल था वहाँ का शासक पंजाब का। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो जो ये अल्पतगीन है यहाँ पे पहला, इसका गुलाम था और इसका दामाद भी था। इसका गुलाम था जो बाद में इसका दामाद बना, वो था सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद था, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था और सुबुक्तगीन का एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था महमूद गजनी, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक बना। तो सुबुक्तगीन के समय ही जो महमूद गजनी था वो खुरासान का शासक बना था। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो अल्पतगीन था इसका दामाद सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी। और ये महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद बगदाद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामुन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो जब ये महमूद गजनवी पद पर के पद को मान्यता किसने दी थी? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दी थी। और उसे कौन सी उपाधि दी थी? यामीन उद दौला की उपाधि दी थी और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये पूछा जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति था। तो पूछा जाता है कि महमूद जो गजनवी था वो भारत पर आक्रमण करने का उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था धन की प्राप्ति था।
महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और जो पेशावर के कुछ भाग थे उन पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। तो जो महमूद गजनी था 1000 ईस्वी में जो शाही राजा जयपाल था पंजाब का, उसके विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें जयपाल की पराजय हुआ, जयपाल पराजित हो जाता है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। नागरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध नागरकोट के विरुद्ध जो हमला हुआ था उसको मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी महमूद गजनी का। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांच से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। तो महमूद गजनी ने थानेश्वर में एक चक्र स्वामीन की कांस्य की मूर्ति थी। चक्र स्वामीन की कांस्य की मूर्ति कहाँ पे थी? थानेश्वर में थी। आदम कद की प्रतिमा थी, मतलब काफ़ी बड़ी प्रतिमा थी। चक्र स्वामीन की कांस्य की बनी हुई थी। थानेश्वर से ये लाया था और कहाँ भेजा गया था? ये रंगून में रखवाया था गजनी ने। फिर महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनी ने किया था। और कब किया था? 1025 में किए थे। 1025 में किया था। इस मंदिर की लूट में उसे इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। ये जब उसने इस मंदिर को लूटा तो करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। तो सोमनाथ की रक्षा करने में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ के शासक महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके ये महमूद गजनी जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने उन पर आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था 1027 में था। पहला आक्रमण 1025 में था, अंतिम आक्रमण 1027 में। और ये किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। तो पूछा जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि सबसे पहले कौन धारण करता है? तो महमूद गजनी था। महमूद की सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। तो महमूद गजनी की सेना में कौन से दो हिंदू थे जो इम्पोर्टेंट थे? सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो ये पूछा जाता है कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहता था? अलबरूनी महमूद गजनी के दरबार में था, फिरदौसी गजनी के दरबार में था, उतबी महमूद गजनी के दरबार में था, फारूकी महमूद गजनी के दरबार में था। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी चारों ही जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। फिर मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं, दूसरा नेक्स्ट शासक। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। तो महमूद गजनी के जो बाकी राज्य थे उसमें से एक छोटा सा राज्य गौर था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। तो जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था वो जो है 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण है 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने
यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तो जो पहला इसने युद्ध आक्रमण किया था 1175 में, वो मुल्तान के विरुद्ध था, गौरी का। और जो गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 में किया था पाटन गुजरात पर। इसमें यहाँ पाटन गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। और जब इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया तो भीम द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया, गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध और वर्ष, पक्ष और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चौहान इसमें विजयी हुए थे, जो चौहान थे इसमें विजयी हुए थे। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। गौरी तो रहेंगे ही, और इनके पृथ्वीराज चौहान। तो पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान, दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान, लेकिन पहले में चौहान विजयी हुआ, दूसरे में गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच में। तो चंदावर का युद्ध 1194, यहाँ पे चंद लिखा है, इसका मतलब गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में हुआ था, और इसमें गौरी विजयी हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था स्कंद था, जिसकी वजह से चौहान लोग विजयी हुए थे। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। तो जो मोहम्मद गौरी था, जब भारत के जो विजित प्रदेश थे उन पे उनका जो शासन भार है और जो अपने उसके गुलाम सेनापति थे उसको सौंप करके वो गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। सल्तनत काल गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 1206 में किया था। ये सल्तनत काल को अब देखते हैं। सल्तनत काल में कितने शासक आते हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो पहला है सल्तनत काल में गुलाम वंश। कितने वंश आते हैं इन्हें देख लेते हैं। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता था? बंदगा। फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून को किया था, 1206 में ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। जब कुतुबुद्दीन था तो उसके समय कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल पहली मंजिल बनाई थी, 225 फीट ऐड करके इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बना दिया। लेकिन फिरोज तुगलक के समय में इस कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है, जिसके कारण इसकी जो चौथी मंजिल होती है वो नष्ट हो जाती है। जिसके और फिर फिरोज क्या करता है कि जो नष्ट हो जाती है, फिर उस 2 मंजिल छोटी मंजिलें और बनवाती, उसको तो सही करता ही है, लेकिन उसके ऊपर एक और मंजिल बनवा देता है। तो इसलिए पहले 4 था, लेकिन चौथा नष्ट हो जाता है बिजली गिरने से। फिर फिरोज शाह तुगलक चौथे को सही कराता है, मतलब फिर से बनाता है, और 5वीं एक और बनाता है, 5वीं। तो 5 मंजिलें इसलिए हैं वहाँ पे कुतुब मीनार में। और इसकी ऊंचाई है 9 फीट से बढ़ाकर, और इसकी ऊंचाई जो थी 9 फीट बढ़ा करके 234 फीट हो गई। पहले 225 थी 4 मंजिल में ही, जब 5वां मंजिल भी ऐड हो गई तो इसकी ऊंचाई हो गई 234 फीट हो गई। तो ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में कितने शासकों ने भाग लिया था? तो कुतुबुद्दीन हो गया, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, फिर फिरोज शाह तुगलक हो गया। फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक, तो कुल मिला के 3 शासकों ने इसके निर्माण में
भाग लिया। तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये मस्जिद है और ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का महासेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो यहाँ पे है कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त करने वाला कौन था? ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट करता है? बख्तियार खिलजी नष्ट करता है। और बख्तियार खिलजी कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक होता है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में होती है। 1210 ईस्वी में होती है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो जाती है और फिर इसे ले जाकर के लाहौर में दफनाया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो जाती है और इसे लाहौर में दफनाया गया। और इसे लाहौर में कहाँ पे दफनाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। फिर ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है और ये आराम शाह केवल 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश कर देता है और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है 1210 में। और फिर 8 महीने तक केवल आराम शाह बैठता है। तब तक उसके बाद इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। तो इल्तुतमिश कौन था इसके बारे में जान लेते हैं। ये इल्तुतमिश तुर्किस्तान का था और ये इलबरी तुर्क था। तो इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था? इलबरी तुर्क था और ये तुर्किस्तान का था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक का गुलाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। उसी के दामाद ने यहाँ पे इसकी हत्या कर दी थी आराम शाह की। तो ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की जब मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब यहाँ पे चौगान खेलते समय हुई थी तो वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। और फिर इसने आराम शाह की हत्या कर दी और फिर 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य को देख लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। और सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इल्तुतमिश ने शुद्ध ये अरबी वर्ड याद रखना है कि अरबी सिक्के जारी किए थे। और ये सिक्का कैसा था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश चांदी का टंका तांबे का जीतल इल्तुतमिश का है। फिर एकता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्क-ए हल्गानी के नाम से जाना जाता है। तुर्क-ए हल्गानी इल्तुतमिश ने बनवाया था। एकता प्रणाली भी इल्तुतमिश का है और तुर्क-ए हल्गानी भी इल्तुतमिश का। लेकिन तुर्क-ए हल्गानी किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन होता था, 40 गुलाम सरदार थे, इनके संगठन को ही तुर्क-ए-हल्गानी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने बनाया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किया। तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को किसने दमन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इसका सिक्का अरबी का था और चांदी का टंका तांबे का जीतल था इल्तुतमिश का। एकता प्रणाली इल्तुतमिश का। तुर्क-ए हल्गानी इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार को निर्माण को पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो जो पहले राजधानी लाहौर थी उसको स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। तो सबसे पहले लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण
दिल्ली कुनहा के निकट कराया था। तो हौज सुल्तानी का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। और दिल्ली कुनहा के निकट कराया था, कुनहा के निकट कराया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो ये है, पूछा जाता है कि वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की थी? इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी बगदाद के खलीफा से। सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति इल्तुतमिश से प्राप्त की थी बगदाद के खलीफा से 1229 में। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। तो जो चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन थे, ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन, वो जो है चंगेज खां से बचना चाहते थे और वो इल्तुतमिश के यहाँ शरण लेना चाहते थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें शरण नहीं दिया था। तो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। वह एक अयोग्य शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज वह एक अयोग्य शासक था। वह एक अयोग्य शासक था। इसकी अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्काना छाई रही। तो रुकनुद्दीन फिरोज की जो मां थी शाह तुर्काना, वो छाई रही इसके शासनकाल में, और ये अल्पकालीन शासक था। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर मंगोल कौन थे इन्हें देख लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तानों के निवासी थे। तो मंगोल कहाँ के थे? जो चीन के उत्तर में जो गोबी का रेगिस्तान, गोबी जो डिजर्ट है, वहाँ के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। तो मंगोल होते थे, घूमने फिरने वाले होते थे, अर्ध सभ्य जाति थी, तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। तो मंगोल का कार्य मुख्य क्या था? घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। ये वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, लेकिन उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का अभाव था। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे, और ये जो मंगोल थे विभिन्न कबीलों में बटे थे। इन्हीं कबीलों में से एक था 1163 ईस्वी में तमुचिन उर्फ तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था। उन्हीं में से एक कबीला था, उस कबीले में से तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था, जिसे महान चंगेज द ग्रेट महान चंगेज द ग्रेट कहा गया, और श्रापित द स्कर्ड दोनों पुकारा गया। उसके पिता येसुगाई बहादुर थे। तो चंगेज खां के पिता कौन थे? येसुगाई बहादुर थे। और चंगेज खां को ही द ग्रेट चंगेज कहा जाता है, और चंगेज को ही श्रापित कहा जाता है। मंगोल को ही जो चंगेज खां था उसको ही श्रापित कहा जाता है। फिर यहाँ पे है कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर, तो जब शाह तुर्कान उसकी माँ का जो शासन में जो उसकी माँ छाई रही, तो उनसे लोग उनसे अवांछित प्रभाव से परेशान होकर जो तुर्की अमीर थे, उन्होंने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। तो रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया और रजिया को सिंहासन पर बैठा दी। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। तो प्रथम मुस्लिम महिला का सुल्तान कौन थी? रजिया बेगम थी, जिसने के शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया तथा पुरुषों की तरह चोगा मतलब होता है काबा, और कुलाह मतलब होता है टोपी। तो रजिया ने क्या किया कि जो पर्दा प्रथा था उसे त्याग दिया, और पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह, चोगा मतलब काबा और कुलाह मतलब टोपी, चोगा और कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर या खूर घोड़े की सरदार नियुक्त किया। तो रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत है को अमीर अखूर मतलब होता है कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। तो याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। तो रजिया ने क्या किया, जो गैर तुर्क थे उनको अपना सामंत बनाया,
बनाने का प्रयास किया, तो जो तुर्क अमीर थे वो जो उसके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर और उसे बंदी बना दिया और दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। मुइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। तो रजिया की मृत्यु कैथल के पास कर दी गई थी, डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। 2 साल बाद, वही मतलब लगभग उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बहराम शाह रजिया के बाद बना बहराम शाह की भी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद बनता है सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या करके अलाउद्दीन मसूद शाह बना। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या बलबन ने कर दी थी। 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह की सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद सुल्तान बना। बलबन ने षड्यंत्र किया और जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसको गद्दी से हटा दिया और नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रजिया के बाद गद्दी पर बैठा बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन षड्यंत्र के द्वारा हटा देता है और नासरुद्दीन महमूद को बना देता है। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन जीता था? नासरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था। तो बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था और वह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्क चिहलगानी का विलास बलबन ने किया था और फिर उसने क्या किया? जो तुर्क चिहलगानी इल्तुतमिश बनाया था उसका विनाश जो है बलबन ने किया था। तुर्क चिहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो गयासुद्दीन बलबन के दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तो मंगोल जब आक्रमण करते थे तो दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलबन ने बसाया था। तो सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। सिजदा और पैबोस की प्रथा का शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन तो उत्सव को प्रारंभ करवाया था। तो नवरोज को किसने प्रारंभ करवाया था? बलबन ने करवाया था। फारसी रीति रिवाज और किस रीति रिवाज पर आधारित है? फारसी रीति रिवाज पर आधारित है नवरोज को किसने प्रारंभ करवाया था? बलबन ने करवाया था। और जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारस का पहला दिन फारसी साल का पहला दिन होता है। इस उत्सव को प्रारंभ करवाया बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर रक्त एवं लौ रक्त की नीति अपनाई। तो जो उनके विरोधी होते थे बलबन के, उसके विरुद्ध बलबन ने क्या किया? लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। और जो नासरुद्दीन महमूद को उसने गद्दी से हटाया था, उसने मतलब कि जो नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया था, बलबन ने नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया था। तो नासरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी बलबन को। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। तो बलबन क्या करता था कि आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे।
तो ये पूछा जाता कि अमीर खुसरो अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, ये बलबन के दरबार में रहते हैं। और ये किस लैंग्वेज के कवि हैं, फारसी लैंग्वेज के हैं। तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, सैमुद्दीन कैमूर था। तो यहाँ पे देखें कि सल्तनत काल का जो पहला वंश था गुलाम वंश था। अब इसके बाद हम दूसरा वंश देखते हैं, खिलजी वंश। यहाँ पर हम देख लेते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, 1290 से 1320 ईस्वी। दूसरा वंश है जो सल्तनत वंश का दूसरा वंश है, सल्तनत काल का खिलजी वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश है, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक है। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो जो खिलजी वंश का जो पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने किसको अपनी राजधानी बनाया, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी थी। तो जो पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पहला शासन था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना की। और जो दूसरा उनका दामाद था, भतीजा दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में इनकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। फिर 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प था। तो किसके बचपन का नाम अली और गुरसास्प था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, जो दूसरा शासक है खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था और अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। तो किस सुल्तान ने नगद वेतन और अस्थायी सेना की सेना को नगद वेतन देना, सेना को पहली बार नगद वेतन दिया गया और अस्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को नगद वेतन देना और अस्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने में, जिससे घोड़ा भी पहचान सके और सैनिकों का हुलिया भी लिखे रहेंगे तो वो भी पहचान जा सकेंगे, उनका सारे डेटा रखा जाएगा। तो वही घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। तो भू राजस्व का दर बढ़ा दिया, उपज का 1/2 कर दिया। और इसने खम्स मतलब होता है लूट का धन, खम्स मतलब लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। तो जो खम्स मतलब लूट का धन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सुल्तान का जो हिस्सा है 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की।
फिर दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसे भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसे भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? मलिक काफूर को भेजा। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। तो ये पूछा जाता है कि जमायत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला अलाउद्दीन ने। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन ने। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खम्बा महल अलाउद्दीन ने। हजार खम्बा महल अलाउद्दीन ने। हजार खम्बा महल अलाउद्दीन ने करवाया था, अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो जो अलाई दरवाज़ा है इसे वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को। वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? दैवी अधिकार मतलब भगवान ने अधिकार दिया है, तो दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित की। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया, स्वयं को इस उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। तो अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तो परवाना नवीस की नियुक्ति किसने की थी? अलाउद्दीन ने। परवाना नवीस की नियुक्ति किसने की थी? अलाउद्दीन ने। अब परवाना नवीस का क्या काम रहता था? ये जो है ये अधिकारी क्या करते थे? परवाना नवीस जो अधिकारी होते थे वो वस्तुओं को परमिट जारी करते थे। परवाना नवीस जो अधिकारी होते थे वो वस्तुओं की परमिट जारी करता था। यहाँ पे देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार हैं। तो दीवाने रियासत, ये जो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब पदों को बनाया था। तो दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, इसमें क्या काम था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो जो व्यापारी पर नियंत्रण करता था और बाजार नियंत्रण की जो पूरी व्यवस्था है उसको संचालन करता था दीवाने रियासत। सहनाई मंडी का क्या काम था? सहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी। और सहनाई मंडी का क्या काम था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, जो सहनाई मंडी जो बाजार लगता था उसका जो अधीक्षक होता था उसे सहनाई मंडी कहा जाता था। जो बाजार होता था, बाजार का जो अधीक्षक होता था उसे सहनाई मंडी कहा जाता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार की निरीक्षण करता था। वैसे तो बाजार का जो निरीक्षक होता था, अधीक्षक होता था, उसे हर एक बाजार का एक अलग सहना मंडी होता था। तो प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था जिसे सहना मंडी कहा जाता था। और एक होता था जो बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करता था, उसे बरीद कहा जाता था। और एक होता था मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। और ये गुप्तचर होता था। जो गुप्त सूचना प्राप्त करता था ये मुनहियान होता था जो गुप्त सूचना प्रदान करता था। मुनहियान जो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। और बरीद बाजार के अंदर घूम कर निरीक्षण करता था। सहनाई मंडी जो प्रत्येक बाजार का अलग अलग निरीक्षक होते थे, सहनाई मंडी होते थे। और दीवानी रियासत जो व्यापारी, जो बाजार में जो व्यापारी हैं और जो बाजार की जो कार्य प्रणाली है, जो नियंत्रण प्रणाली है, उससे संचालन कौन? दीवानी रियासत संचालन करता था। तो ये था बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद, और इसके बारे में देख लिया। और इसके बाद आगे देखते हैं। सहनाई मंडी या खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। तो सराय दल होता था कि यहाँ पे वस्तुएं आकर के बिकती थी। और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियाँ थी इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का है। तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीतियाँ हैं इनके बारे में व्यापक जानकारी मिलती है।
यहाँ पे है कि जो तारीख़ फ़िरोज़शाही वो किसकी है, ज़ियाउद्दीन बर्नी की। तारीख़ फ़िरोज़शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी का है। तारीख़ फ़िरोज़शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी का है। तारीख़ फ़िरोज़शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी का है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियाँ हैं इसके बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। खजानुल फुतूह अमीर खुसरो बुक देख लेते हैं कि जो खजानुल फुतूह है वो अमीर खुसरो का है। खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, तो पूरा ऐसे याद कर लेंगे तो भूलेगा नहीं। खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, इसका पूरा नाम है खजानुल फुतूह अमीर खुसरो। खजानुल फुतूह अमीर खुसरो। रिहला इब्न बतूता, रिहला इब्न बतूता, रिहला इब्न बतूता। फुतूह सलातीन इसामी, फुतूह सलातीन इसामी, फुतूह सलातीन इसामी, फुतूह सलातीन इसामी। खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, खजानुल फुतूह अमीर खुसरो। रिहला इब्न बतूता, फुतूह सलातीन इसामी, फुतूह सलातीन इसामी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजीर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो मूल्य नियंत्रण था कि वस्तुओं का कितना मूल्य होना चाहिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये दो अधिकारी होते थे। एक मुहतसिब होता था जो सेंसर का अधिकारी होता था, और नाजिर होता था जो नाप तौल का अधिकारी होता था। तो मुहतसिब और नाजिर होते थे, मुहतसिब और नाजिर होते थे जो मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। वो मुहतसिब सेंसर को देखते थे और नाजिर जो है नाप तौल के अधिकारी होते थे। दो अधिकारी मुहतसिब और नाजिर होते थे, दो अधिकारी मुहतसिब और नाजिर होते थे। नाजिर जो है नाप तौल का अधिकारी होता था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वफ़ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। तो राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने क्या किया कि जो मिल्क इनाम और वफ़ के अंतर्गत दी गई भूमि थी, मतलब मिल्क के नाम पर जो दी गई भूमि थी, इनाम में और वफ़ के अंतर जो भूमियाँ दी गई थी उसको वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। मिल्क इनाम और वफ़ के अंतर जो दी गई भूमि थी उसको अलाउद्दीन ने वापस ले लिया और खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर कौन से हैं, चराई कर और घड़ी कर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और घड़ी कर किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दो कर लगाए थे, चराई कर और घड़ी कर। चराई कर और घड़ी कर, अलाउद्दीन खिलजी ने दो कर लगाए थे, चराई कर और घड़ी कर। चराई कर होता तो था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, चराई कर जो दुधारू पशु जो चरते थे उन पर लगाया जाता था, और घड़ी कर होता था घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो चराई मतलब जो पशु चरते थे उन पर लगाया जाता था, यानी कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और घड़ी का मतलब घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल के कितने आक्रमण हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 आक्रमण हुए थे। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1306 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। तो कुल 6 आक्रमण हुए थे मंगोलों के। तो पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, पहला आक्रमण कादर खां था, कादर खां। दूसरा सल्दी, पहला कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा है तारगी, पांचवा है अली बेग और तारताक, पांचवा है अली बेग और तारताक, और छठा है कबक और इकबाल मंद, छठा है कबक और इकबाल मंद। पहला है कादर, दूसरा है सल्दी, पहला है कादर, दूसरा है सल्दी, तीसरा है कुतलुग ख्वाजा, और चौथा है तारगी, पांचवा अली बेग और तारताक, और छठा है कबक और इकबाल मंद। इनके नेतृत्व में 6 मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। कुतुबुद्दीन तो अकबर की अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1306-16 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगति पसंद थी। तो मुबारक खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद से जो तीसरा सुल्तान बना वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। को पहला था जलालुद्दीन फिरोज, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मुबारक खिलजी। वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो जो मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है तो वो मतलब नग्न स्त्रियां और पुरुष की संगति उसे पसंद थी, नग्न स्त्री और पुरुष की संगति से पसंद थी।
मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आता था। तो ये पूछा जाता कि कौन सा शासक था जो राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आता था। मुबारक खिलजी ये जो है कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आता था। और बरनी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। तो बरनी कहता है कि बर्निन के टाइम था वो, तो वो उसकी बुकों में लिखा हुआ है। और ये कहता है कि जो मुबारक खिलजी था वो कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और मुबारक के वजीर खुसरू खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। खुसरू खान ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरू खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या खुसरू खान ने कर दी थी और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और खुसरू खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1398 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।